हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 आपका बहुत ही कम समय बचा है। इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर काम के हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके डीडीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है यहाँ पर अटैच किया गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे। और ऐसा मत समझना कि यहाँ पर 66 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो बाकी के 65 नंबर हम क्वेश्चन खा गए। ये टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, दैट्स वाई कि यहाँ पर 66 नंबर से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में बच्चों के काफ़ी कमेंट आए थे। परेशान नहीं होना है, अंत तक बने रहना है। और सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चंस हमने ही टेस्ट के लिए तैयार किए थे, और हर एक पोर्शन के इकोनॉमिक्स के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो एक क्वेश्चन आपका उठाया गया है। कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं छूटा है जहाँ पर से क्वेश्चन आपका ना बनता हो। ठीक है, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बाज़ार से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन से रिलेटेड हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की इस इकोनॉमिक सीरीज़ का, कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, कथन किसका है। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मनी हुज स्टेटमेंट इज़ दिस। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला था जितने भी स्टेटमेंट हैं अर्थशास्त्र से जुड़े हुए, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए फेमस स्टेटमेंट्स हैं, उनको याद रखना है। ठीक है, मोस्टली आपके कुछ यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, जैसे एडम स्मिथ हुआ, पीगू हुआ, मार्शल हुआ, प्रोफेसर हेने हुआ, जॉन मेनार्ड कीन्स हुआ। ठीक है, ये इतने ऐसे नाम हैं कि इन पर आधारित या इनके स्टेटमेंट या फिर इनकी बुक्स का नाम पूछ लेता है। ठीक है, कुछ फेमस लोग हैं, एडम स्मिथ, मार्शल और जॉन मेनार्ड कीन्स, प्रोफेसर मार्शल, इन लोगों को आपको याद ही करना है। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट या बुक्स कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो एक चीज़ क्लियर हुई कि स्टेटमेंट पर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आपका पूछेगा। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, कथन किसका है, इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ का। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी हुज स्टेटमेंट इज दिस, द राइट आंसर इज एडम स्मिथ। सिर्फ और क्वेश्चन देख करके ऑप्शन राइट है जहाँ पर आंसर दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसको देख करके आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बताते रहेंगे, उसको भी ऐड ऑन करते रहना है। बढ़ते हैं आगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन है कि द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसकी पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है एडम स्मिथ, जेन मेनार्ड कीन्स, प्रोफेसर मार्शल और पीगू। तो जेन मेनार्ड कीन्स की ये पुस्तक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस इकोनॉमिक सीरीज। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, कि उत्पत्ति के ह्रास नियम की व्याख्या किसने की है, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, एडम स्मिथ या रिकॉर्डो ने। तो प्रोफेसर मार्शल जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल ने जो है उत्पत्ति के ह्रास नियम की यहाँ पर व्याख्या की है। ठीक है, उत्पत्ति का ह्रास नियम क्या बताता है, उत्पत्ति का ह्रास नियम ये बताता है कि उत्पादन के साधनों को जैसे जैसे हम लोग उत्पादन के कार्यों में लगाते हैं वैसे वैसे उत्पादन डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, उत्पत्ति का ह्रास नियम ये कहता है हु हैज़ एक्सपीरियंस द डिमिनिशिंग लॉ ऑफ ओरिजिन, इसका राइट आंसर है प्रोफेसर मार्शल। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र, क्योंकि अब क्वेश्चन जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हमें करने हैं। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं। बाजार क्षेत्र के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, द राइट आंसर इज 4। अगला है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। ठीक है, लेकिन फिर आपको ध्यान देना है कि प्रोफेसर मार्शल की भी बुक्स पे जो हों उनको देख लेना है, पीगू की भी बुक्स हों, जॉन मेनार्ड कीन्स की बुक हो उनको भी देख लेना है। ठीक है, हुज बुक इज़ वेल्थ ऑफ नेशन, द राइट आंसर इज एडम स्मिथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि लगान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आमिर खान लगा के मत चले आना, लगान की मूवी थी। यहाँ पर ऑप्शन आपके इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्रियों पर हैं, एडम स्मिथ है, रिकॉर्डो है, प्रोफेसर पीगू है या मार्शल है। तो रिकॉर्डो इसका राइट आंसर होगा। हु प्रोपाउंड द प्रिंसिपल ऑफ रेंट, द राइट आंसर इज रिकॉर्डो। ठीक है, अगला है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, व्हेन वाज द नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ऑप्शन आपके 2014, 2015, 2016, 2020। 2015 आपका राइट आंसर है, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करना। बात कर रहा है भारत में नीति आयोग की। ठीक है, हो सकता है कि भारत में ये योजना आयोग की भी बात कर ले,
योजना आयोग को आप लोग जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि नीति आयोग ही एक ट्रांसफॉर्मेशन रूप है, यहाँ पर आप कह सकते हैं योजना आयोग का। योजना आयोग के स्थान पर ही 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप नीति आयोग पढ़ रहे हैं तो आपको योजना आयोग के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका नीति आयोग पे आ जाए। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, नीति आयोग या योजना आयोग पर किसी में से एक प्रश्न आएगा, लिख करके ले लो, कहीं पर नोट कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हो सकता है पूछ ले कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो दोनों पर आपको कवर अप यहाँ पर अच्छे से करना है। व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, द राइट आंसर इज 2015, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके मान लीजिए हर एक पोर्शन से जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है उसका अपडेटेड वर्जन यहाँ पर पूछा जा सकता है। अपडेटेड वर्जन का मतलब है कि कोई भी चीज़ रिसेंटली अगर हुई होगी उस टॉपिक से रिलेटेड, तो हो सकता है वही आपसे पूछ ले। अगर मान लो नीति आयोग में सदस्य संख्या चेंज हुई है, मेंबर ऑफ जो नंबर्स हैं वो अगर चेंज हुए हैं रिसेंटली, तो उस वक्त हो सकता है उसी पर प्रश्न आ जाए। लेकिन आपको ये नहीं समझना कि वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, वो करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं है, बल्कि वो आपकी नीति आयोग का टॉपिक है, जो कि एक अपडेटेड वर्जन है उस टॉपिक का, ठीक है। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा 2015, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन अभी बढ़ते हैं आगे। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने पेपर सेट किया है, उस पेपर के ही क्वेश्चन हैं और जो हर पोर्शन से लिए गए। मैं बार बार इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब पारित किया गया? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड? इसका राइट आंसर है 1934 में, 1934 में, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक, इट शोज दैट और इट इंडिकेट दैट द भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। आरबीआई से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर, 101% श्योरिटी है, इसको नोट कर लीजिएगा। आरबीआई से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। लेकिन एक चीज़ कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, अगर यहाँ पर हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, तब यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन इसका आंसर नहीं होगा। तब इसका आंसर होगा नॉर्मन ई बोरलाग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलाग। तो विश्व स्तर पर देखा जाए, वर्ल्ड के फिनोमिना पर अगर देखा जाए तो नॉर्मन ई बोरलाग यहाँ पर राइट आंसर है कि भारत में हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलाग हैं। सॉरी, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक यहाँ पर नॉर्मन ई बोरलाग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब अपनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अडॉप्टेड इन इंडिया? आपको पता है कि जब भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 1991 में, तभी से उस समय यहाँ पर भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह यद्यपि तब भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ये बाद में बने हैं, उसके पहले ये वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री इनके ही वित्त मंत्री शासनकाल में अगर देखा जाए तो भारत ने इन तीन चीज़ों को, यानी कि जिनको एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी का मतलब एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। यहीं से पूरे भारत की किस्मत चेंज हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसका राइट आंसर तो होगा 1991 में, ठीक है, 1991 में। बढ़ते हैं आगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्लानिंग कमीशन पे एक क्वेश्चन आएगा, लिख लो, नोट कर लो। जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन पर एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहाँ से प्लानिंग कमीशन पर बन सकता है, आप लोग मेहनत करके इसे देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि हर एक पंचवर्षीय योजना की विकास दर क्या है। विकास दर का मतलब है कि जो आपकी ग्रोथ रेट रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या रही है उस 5 ईयर प्लान की, कितने % रही है, ये हर एक, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक। अगर मैं आपको अच्छे से गाइड करना चाहूँ, अगर आपको कुछ पर ही फोकस करना है तो वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। इन 4 पंचवर्षीय योजना का ऑपरेशन करके आपको एंट्रेंस एग्जाम में ले जाना है। मतलब इन 4 पंचवर्षीय योजना कौन सी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 12वीं।
इनके विषय में अच्छे से जानकारी कर लेना कि इनकी ग्रोथ रेट कितनी रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी थी, साथ ही साथ इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि कृषि में सुधार करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करना है। सेकंड का रहा कि इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में हमें विकास करना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से और भी 3 का और 12 का जो पंचवर्षीय योजना है, सतत विकास की जो धारणा है वहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में आई। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, इन 2 कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना। और तीसरा कॉन्सेप्ट इसी में से रिलेट करता है कि हर एक पंचवर्षीय योजना के मॉडल को क्या कहते हैं। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के मॉडल को कहते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का है मॉडल, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का है, पीसी महालनोबिस, ठीक है। मतलब किसी ना किसी ने ये पंचवर्षीय प्लानिंग कमीशन तैयार किया होगा, उसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया होगा। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उन्हीं के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और जितने भी फॉलोइंग थिंग्स थी उनको फॉलो करने के लिए एक ड्राफ्ट को कमेटी के सामने रखा गया होगा। तो जिसने भी इस ड्राफ्ट को तैयार करके रखा होगा वही उसका नेतृत्व कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है, बस आपको जा करके सर्च करना है कहीं पर भी, आप जा करके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। पहला कि उसकी वार्षिक दर क्या रही, दूसरा पंचवर्षीय योजना का समय क्या रहा, ठीक है। मतलब कोई भी पंचवर्षीय योजना हुई, हो सकता है कि पूछ ले द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक रहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 56 से लेकर के 61 तक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, अब यही नहीं पता समय काल कब तक था, अब आपने देखना है अकबर ने कब तक शासन काल किया था, तो उसी पर आधारित ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों की एक योजना, तो 5 वर्ष कब से कब तक, वो 5 वर्ष 1956 से लेकर के 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, किस मॉडल पर आधारित था। चौथा प्रश्न बनता है कि आखिर ये बताइए भैया कि जो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या रहा, ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने। बढ़ते हैं आगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, औद्योगिक व्यवस्था में सुधार करना, मैंने आपको बताया। और इस पर बन सकता है कि किस मॉडल पर यह आधारित था, तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, लनोबिस लिखना है, लनोबिस, पीसी महालनोबिस एक यहाँ पर हुआ करते थे अर्थशास्त्री, उन्होंने इस मॉडल को तैयार किया था, सेकंड पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, द राइट आंसर इज रिफॉर्मिंग द इंडस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन से भारत के 9 महारत्न में शामिल नहीं है। भारत के जो 9 महारत्न हैं उसमें से शामिल नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। LIC यहाँ पर शामिल नहीं है। बाकी की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये शामिल है। अब क्वेश्चन आपको ऐसे तैयार करना है कि आपको देखना है कि 9 महारत्नों की बात हो रही है, तो भारत के 9 महारत्न कौन कौन से हैं ये आपको याद करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि 9 महारत्न ये हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा अभी कि कौन सा नहीं है, तो आप स्वाभाविक ही कर देंगे उसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 9 महारत्न ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कि मनरेगा को कब अधिनियमित किया गया। अधिनियमित करने की बात हो रही है, यहाँ पर स्थापना नहीं पूछ रहा है, स्थापना मनरेगा की नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर अधिनियमित करने की बात हो रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि व्हेन वाज मनरेगा इनैक्टेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 इसका राइट आंसर है। मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, मनरेगा की स्थापना कब से शुरू हुई, नरेगा से पूछ सकता है, मनरेगा से पूछ सकता है कि नरेगा को चेंज करके मनरेगा कब से लाया गया। तो मनरेगा वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर लेना, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितनी भी कार्यक्रम हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। प्रोग्राम से उनको तैयार कर लेना अच्छे से। बढ़ते हैं आगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, यानी जिसे आप लोग LIC कहते हो ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC की स्थापना कब हुई। LIC एक संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई। एक ऐसी संस्था है जो लोगों के बीमा की यहाँ पर गारंटी देता है,
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1954 में। ये स्थापना कब हुई थी? ये डेट पे बेस्ड है, तो डेट आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसे ही अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ संस्थानों की, कुछ संस्थान की, आपकी इंस्टीट्यूशंस की डेट याद होनी चाहिए कि कब आपकी उनकी स्थापना हुई। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन भी इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। खैर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द सिक्योरिटी इन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? इसका राइट आंसर है 1992 में, यानी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिलहाल खैर इतने ही क्वेश्चन थे, तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक पोर्शन से मैंने क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश की है। और जो इसके पहले मैंने वीडियो डाली है इकोनॉमिक्स की, वो देख लीजिएगा। अगर आप उसको मर्ज करके देखेंगे तो लगभग आपका इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो मैंने इन दोनों वीडियोस में हर एक क्वेश्चन, हर एक पोर्शन से उठाकर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये 2 टेस्ट सीरीज़ पर बेस्ड था। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।